Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be very fine and waiting for the new episode of the study of genetics. Dear students, last time हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की थी. आज हम एक और लॉ पढ़ने वाले हैं. That was proposed by John Gregor Mendel after 11 years of consecutive research. और वो जो लॉ है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. देखते हैं ये लॉ हमें क्या बता रहा है. वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव अ हैबिट. वो क्या है कि मैं पिछले लेक्चर की कोई बात अगले लेक्चर में कोट करके बात को शुरू करता हूँ. तो वही हैबिट हम आज भी रिवाइज करने वाले हैं. लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम लोगों ने आपसे एक डिसिप्लिन, एक प्रोटोकॉल की बात की थी कि उस डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं. तो मैंने आपको ये बताया था माय डियर स्टूडेंट्स कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने क्या किया कि उसने अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास वे से अपने काम को शुरू किया. और उसमें जो सबसे पहला वे ये था कि व्हाट इज़ बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म. तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कल नाम दिया था आपको कि व्हाट इज इट्स नेम. दैट वाज पाइसम सैटिवम, और मैंने कल वर्ड यूज किया था सटाइवम. आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं या बोल सकते हैं. अगर आप इंटरनेट यूज करेंगे और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस देखेंगे तो आपको स्टाइवम और सैटिवम दोनों प्रोनाउंसिएशंस मिलती हैं. तो ये पाइसम सैटिवम की मैंने आपको बोला था कि जो सिलेक्शन थी इट वाज क्वाइट डेलिब्रेट. और मैंने आप लोगों से ही कहा था कि आप लोगों की बुक में इसकी सिलेक्शन की जो कॉजेस हैं उसमें से पहली कॉज ये थी कि ये जो ऑर्गेनिज्म था ये इट वाज इजी टू कल्टीवेट. इसको काश्त करना बहुत आसान था. ये इसकी पहली रीज़न थी, राइट. और दूसरी रीज़न ये थी माय डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो जनरेशन टाइम है इट वाज वेरी शॉर्ट. जनरेशन टाइम वाज शॉर्ट और इसकी हम एक साल में 2 फसलें हासिल कर सकते थे. और तीसरी बात मैंने आपसे ये बोली थी कि ये वाला ऑर्गेनिज्म नेचुरली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है. सेल्फ पॉलिनेटिंग. और मैंने ये बोला था कि हम इसको क्रॉस पॉलिनेट करवा सकते हैं. क्या करवा सकते हैं? इसकी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, राइट. इट कैन बी सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड. बात आपको समझ आई? तो हम बात कर रहे हैं कि एक सेल्फ पॉलिनेटिंग ऑर्गेनिज्म था, हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते थे. फिर मैंने आपसे ये वाली बात भी कही थी माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको देखें तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे. 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, राइट. ये वाले 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स किसी एक करेक्टर के बारे में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लांट के हाइट की बात करूं तो ये एक करेक्टर है, ठीक है. प्लांट की हाइट. तो हमने कल डिस्कस किया था कि हाइट वाइज ये 2 तरह का हो सकता है, यानी कि इसके हाइट वाइज 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो सकते हैं. याद होगा आप लोगों को मैंने बोला था कि वन ऑर्गेनिज्म कैन बी टॉल एंड वन ऑर्गेनिज्म दैट इज इट्स काउंटर वन इट इज ड्वार्फ. तो ये ड्वार्फ हो सकता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें नजर आएगा इसका फ्लावर. तो हम फ्लावर के 2 ट्रेट्स दे सकते हैं. नंबर 1 इज फ्लावर कलर, ठीक है. तो इससे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या क्या थे, यानी कि या तो फ्लावर पर्पल हो सकता था और या फिर फ्लावर वाइट हो सकता था.
राइट। फिर थी मेरे पास एक और करेक्टर दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर पोजीशन। तो पोजीशन के एतबार से फ्लावर या तो ग्रो करता था एपेक्स पे, अगर वो बिल्कुल एपेक्स पे था तो मैंने आपको कल बताया था कि हमने उसे नाम दिया था एपिकल फ्लावर का। एपिकल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जो बिल्कुल टॉप पे ग्रो करता है। दूसरा ये था कि वो जहां टहनी और स्टेम आपस में मिलते हैं, मींस जैसे हमारा एक्जिला है वहां पर, तो अगर ये किसी साइड ब्रांच पे ग्रो करते हैं तो हम इसे नाम कर देते थे एक्सिलरी, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मेन चीज मैं लिख रहा हूं, दिस वन इट इज बेसिकली अ करेक्टर, और इसके ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। आप ट्रेड्स को उसकी वैरायटी कह सकते हो, राइट। फिर हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा इसका सीड क्या होता है? बीज की भी मेरे पास दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी। उनमें से एक क्या है? सीड कलर, और दूसरी मेरे पास क्या है? सीड शेप। कलर के एतबार से भी मेरे पास इस प्लांट में दो वैरायटीज थी। वन ऑफ देम वाज ग्रीन एंड अदर वन वाज येलो। ग्रीन एंड येलो। और अगर हम सीड शेप की बात करें तो उनमें से एक था मेरे पास कैसा? राउंड, और दूसरा कैसा था? रिंकल्ड, राइट। तो इस लिहाज से ये मेरे पास हो गए अब तक 1 2 3 4 5। लास्ट चीज जो बचती है, आई डोंट वांट टू वेस्ट द प्लेस, तो मैं यहां लिखता हूं कि लास्ट चीज जो मेरे पास बचती है वो थी मेरे पास स्टूडेंट्स पॉड। पॉड किसे बोलते हैं? पॉड बोलते हैं फली को। पॉड किसको बोलते हैं? फली को। तो फली के भी मेरे पास दो कैरेक्टर थे। उनमें से एक था पॉड कलर और दूसरी थी मेरे पास पॉड शेप, राइट। कलर के एतबार से भी पॉड दो किस्म की थी, जाहिर है। वन ऑफ देम वाज येलो एंड अदर वन वाज ग्रीन। और अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप इसकी दो तरह की थी। नंबर वन वाज व्हाट? स्वोलन, और इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेटेड। अगर आपकी मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत से मटर इस तरह के होते हैं जब उन्हें खोलना चाहें तो उसमें से प्रॉपर एक ब्लास्टिंग साउंड आती है, यानी कि जैसे उसके अंदर से हवा तेजी से निकल रही है। तो अगर किसी फली के अंदर से आपको आवाज आए और आपको उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ सीड है वो बहुत ज़्यादा पोजीशन वाइज वाजे ना हो, तो हम लोग उसे बोलेंगे कि इन्फ्लेटेड है। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर फली को देखें तो आपको नजर आएगा प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे आपको नजर आ सकता है बहुत वाज़ेह तरीके से कि सीड कहाँ कहाँ है। अगर आप सीड्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करें और आपको ऐसे महसूस हो जैसे कि फली इस पर्टिकुलर सीड के ऊपर बहुत टाइट करके चढ़ी हुई है, तो इस किस्म की फली को हम नाम देते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो दो तरह की क्या हो गई मेरे पास? पॉड की शेप। मुझे पता है कि हमने ये वाली बात कल भी की थी और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बुक में प्रेजेंट इस पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो जाहिर है स्टूडेंट्स की दो ग्रुप्स होती हैं, एक वो जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और दूसरे वो हैं जो डेफिनेटली पकी पकाई खीर खाने के आदी होते हैं। तो आज का ये वाला काम उन लोगों की नज़र है जो पकी पकाई खीर खाने के आदी होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बुक खोलना पसंद नहीं करते बल्कि ई लेक्चर्स पर रिलाय करते हैं। तो बात हम कर रहे थे हमारे स्टूडेंट्स कि ये वो टेबल है जिसमें आप लोगों को नज़र आती हैं 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है। मैंने आपको ये बात भी वही बताई थी कि सबसे पहला काम जो जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था वो क्या था कि वो इन 7 किस्म के ट्रेड्स के लिए क्या बनाए? प्योर ब्रीड्स बनाए। और फिर उसने इन प्योर ब्रीड के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद वो इवेंचुअली एक लॉ बनाने में कामयाब हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही बेसिकली हमारा आज का आर्टिकल है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं और देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक जॉन ग्रेगर मेंडल किस तरह पहुंचा। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्योर ब्रीड की। हम किसकी बात करें स्टूडेंट्स? प्योर ब्रीड की।
और मैंने आपको बोला था कि प्योर ब्रीड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है दैट ऑलवेज गिव राइज टू द इंडिविजुअल्स और किड्स और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड, कि जो हमेशा अपनी ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करे, हम उसे नाम कहते हैं प्योर ब्रीड। मिसाल के तौर पे कि अगर एक टॉल ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा टॉल ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करे, तो हम उसे बोलेंगे कि ये टॉलनेस के लिए एक प्योर ब्रीड है, राइट। और अगर एक ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ है तो वो हमेशा अपने जैसे ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करे। आपको पता है ड्वार्फ का मतलब क्या था? पस्ता कद वाले, ठिगने, छोटे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। तो जो मेरे पास ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमेशा ड्वार्फ ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करें तो इसका मतलब ये है कि ये ड्वार्फनेस के लिए एक प्योर ब्रीड है। एंड सेम इज द केस विद रेस्ट ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अगर एपिकल फ्लावर है वो हमेशा एपिकल फ्लावर ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये जाहिर है एपिकल फ्लावर के लिए प्योर ब्रीड है। बात आपको समझ आई? और अगर मेरे पास एक रिंकल्ड सीड हमेशा रिंकल्ड सीड ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सीड शेप के लिए क्या है? प्योर ब्रीड होगा। तो प्योर ब्रीड आपको समझ आ गई। और फिर मैंने आपसे कल, आपको याद होगा मैंने बताया था उसका डिसिप्लिन क्या था, कि वो जब भी कोई क्रॉस कराता था उसको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता था? P1 के साथ। और P1 का था मेरे पास फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। आज हम ऐसा करते हैं कि आज हम लोग सीड की शेप से बात को शुरू करते हैं, राइट। आपको कल की बात भी रिवाइज हो जाएगी, आपको कल का प्रोटोकॉल भी रिवाइज हो जाएगा, और आज हम इस लेक्चर से क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हमें उसका पता भी चल जाएगा, राइट। कैसे देखते हैं? नंबर 1, उससे ये बोला कि मैंने P1 में, P1 का थी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, क्या लिखेंगे हम उसकी? फिनोटाइप। वेरी गुड। आपको पता है कि हम अपने काम का आगाज हमेशा नजर आने वाली चीज से करते हैं, तो उसने फिनोटाइप लिखी कि क्या था मेरे पास? एक थे मेरे पास राउंड सीड, ये गोल गोल से सीड थे, और दूसरे कौन से है मेरे पास? रिंकल्ड सीड, जो कि झुरीदार है। यानी कि एक फ्रेश से फेस को देखें, एक यंग फेस को देखें, तो आपको उसके ऊपर, मैंने जैसे पहले किसी लेक्चर में बताया कि आपको उसमें लाइफ नजर आएगी, आपको उसमें एक टोन नजर आएगी, हयात नजर आएगी, उसके अंदर जिंदगी नजर आएगी। लेकिन अगर आप किसी बूढ़ी समाधि के चेहरे को देखें तो आपको उसमें कोई टोन नहीं नजर आती, बल्कि उसका चेहरा लटक गया होता है, उसे जिंदगी ड्रेन आउट हो गई होती है, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ गई होती हैं। तो इस तरह के 2 सीड थे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये एक राउंड सीड है, लुक एट इट्स फ्रेशनेस, इट्स शाइन। और दूसरे नंबर पर ये मेरे पास एक रिंकल्ड सीड है, यू कैन सी इट्स, यू कैन सी अपीयरेंस एज वेल। उसे क्या क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे टॉल, यहाँ पे ड्वार्फ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पर्पल, फ्लावर कलर की बात हो रही है, पर्पल, या फिर फ्लावर कलर क्या हो सकता है? व्हाइट। यानी कि आप कोई से भी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिख सकते हैं, बिकॉज कि मेंडल ने 11 साल में बेशबहा एक्सपेरिमेंट किए। उन बेशबहा एक्सपेरिमेंट में वो यही करता रहा कि उसने एक तरफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म लिया और एक तरफ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म लिया, उनको पुट इनटू अ क्रॉस, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जब भी मैं एक डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से क्रॉस कराता हूं तो क्या आता है मेरे पास? F1 में हमेशा एक डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है मैंने बोला था कि मेंडल क्या करता रहा कि हमेशा लेफ्ट साइड पे डोमिनेंट लिखता रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब उसने राउंड को रिंकल्ड से क्रॉस कराया तो F1 में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म राउंड सीड वाले प्रोड्यूस हुए, राउंड सीडेड प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। ये कहाँ हुए मेरे पास? F1 में। आपको पता है कि व्हाट इज F1? फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मैंने कल बताया था कि फीलियल मीन बच्चे, बच्चों की पहली नस्ल। F1 पहली अयाली नस्ल, F1 इट इज अ राउंड सीडेड प्लांट्स। फिर जब उसने इस F1 को F1 से क्रॉस कराया, यानी कि जब उसने राउंड सीडेड प्लांट्स को राउंड सीडेड से क्रॉस कराया, ठीक है, यानी कि F1 को F1 से क्रॉस कराया, तो हमें क्या पता चला था कि उसके रिजल्ट में हमेशा राउंड प्रोड्यूस हुए थे कितने? 3, और रिंकल्ड प्रोड्यूस हुए थे कितने स्टूडेंट्स? 1। यानी कि हमेशा रेशो ये बनती 3:1। सवाल ये था माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला रिंकल्ड कैसे आया? इट वॉज अ बेसिक क्वेश्चन दैट अराइज्ड इन द माइंड ऑफ जॉन ग्रेगर मेंडल। जिन टीचर से वो पढ़ रहा था उनका कहना यह था कि पेरेंट्स रूट्स प्रोवाइड करते हैं, बुनियाद प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, और उनकी जो जीन्स हैं, वो उनके जो ट्रेड्स हैं, जो चीज़ भी इनकी ट्रांसमिशन की जिम्मेदार है, वहां पे ये वाला जीन, ये वाली इंफॉर्मेशन छुपी हुई भी रह सकती है।
राइट। इसी चीज को अनलॉक किया किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। उन्होंने ये किया कि राउंड ऑर्गेनिज्म को रिंकल्ड से जब क्रॉस कराया तो रिंकल फैक्टर, रिंकल का फैक्टर, रिंकल वाला जीन, रिंकल वाली अलील वो F1 में कैसी हो गई? छुप गई या मास्क हो गई, छुप गई या मास्क हो गई। लेकिन जब हमने F1 को F1 से क्रॉस कराया तो फिर जाहिर है वो दोबारा से अपीयर हो गई। अब सवाल ये था कि मेंडल इसको कैसे इंटरप्रेट करता, कैसे उसको जाहिर करता। उसने ये बोला कि बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी जीन के अंदर दो अलील्स होती हैं या ए पेयर ऑफ अलील होता है। जैसे आपको याद होगा हमने कल क्या किया था या हम आज क्या करने वाले हैं, वो ये कि हम इसी चीज को इन द टर्म्स ऑफ क्रॉस लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? हम लिखेंगे फिनोटाइप P1 की। मैं इसी को अब सॉल्व कर रहा हूं, इसी प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले मेरे पास कैसा ऑर्गेनिज्म था? एक राउंड सीडेड ऑर्गेनिज्म, राइट। इसको मैं किससे क्रॉस करा रहा हूं? एक रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। रिमेंबर के दोनों प्योर ब्रीड होने चाहिए। अगर ये प्योर ब्रीड है तो फिर राउंड सीड क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी कि इस पर्टिकुलर सीड को अपने एंथर यानी स्पर्म से भी आर मिला और ओवरी यानी एग से भी आर ही मिला है। तो ये क्या हो गया? कैपिटल आर कैपिटल आर। तो रिंकल्ड क्या होगा? फिर जाहिर है वो होगा माय डियर स्टूडेंट्स स्मॉल आर स्मॉल आर। क्योंकि आपको याद है कि हम हमेशा डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से और रिसेसिव जीन को लोअर केस लेटर से लिखते थे। और आपको याद है कि डोमिनेंट जीन हर जनरेशन में अपीयर होता है और रिसेसिव जनरेशन में अपीयर नहीं होता। सो हम लिखेंगे कि क्या? अगर हम मेंडल के प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो इट इज बेसिकली द फिनोटाइप ऑफ P1। ये P1 की फिनोटाइप है। तो फिर ये क्या है? ये जीनोटाइप है P1 की। हम उसमें जीन्स की टाइप को बयान कर रहे हैं कि जनाब इसमें दो जीन जैसे हैं, ये होमोजाइगस है। इसमें दोनों जीन्स एक जैसे हैं, ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस कैपिटल आर व्हेन क्रॉस्ड विद होमोजाइगस स्मॉल आर। तो फिर जाहिर है इसमें क्या पैदा? दो कॉपीज, एक उसको मिली अपने फादर से, एक मिली अपनी मदर से, एक फादर से एक मदर से। इट इज ट्रू विद ऑल डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। आप भी डाइप्लॉइड हैं, मैं भी डाइप्लॉइड हूं, तमाम एनिमल्स भी डाइप्लॉइड हैं। बहुत से जो प्लांट्स हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो डाइप्लॉइड हैं। तो वो सब के सब क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसे एक अलील कहां से मिलता है? अपने ग्रेट फादर से, और एक अलील कहां से मिलता है? अपनी ग्रेट मदर से। मेरे बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बोला था, सोमैटिक सेल्स, दे हैव 2 कॉपीज ऑफ अलील्स, दे हैव 2 कॉपीज ऑफ अलील्स। लेकिन आपको याद हमने क्या बोला था कि हम इनसे बनाएंगे गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो 2 कैपिटल आर का हाफ क्या होगा? 1 आर, राइट। तो हम लिखेंगे इसको 1 आर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ये वाला स्मॉल आर। आप में से कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि इसमें अभी गलती मौजूद है? वो क्या है? एक्सेलेंट, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि सर ये गैमेट्स हैं तो फिर इसके बाहर सर्कल होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, मुझे इसके बाहर सर्कल लगाना है, मुझे इसके बाहर भी सर्कल लगाना है, तभी ये गैमेट्स बनेंगे, वरना ये गैमेट्स नहीं बनेंगे। तो आप लिखेंगे कि ये हो गए गैमेट्स ऑफ P1। ये P1 के गैमेट्स हैं। अब आप क्या करोगे? अब आप इन दोनों को मिला दोगे। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगी? जनरेशन। आपको याद है मैंने बोला था कि आप जनरेशन हो, आप गैमेट्स नहीं हो। तो कभी भी आप अपने गिर्द या नेक्स्ट जनरेशन के गिर्द सर्कल नहीं लगाओगे, सर्कल सिर्फ गैमेट्स के बाहर लगेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या? F1। मेंडल ने इसको यूं बोला कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हमेशा अलील्स की एक पेयर मौजूद होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये एक पेयर है अलील्स का, ये दूसरा पेयर है अलील्स का। तमाम सेट्स में अलील के पेयर मौजूद होते हैं। लेकिन जब भी गैमेट्स बनने का प्रोसेस शुरू होता है, जब भी गैमेट्स बनने का प्रोसेस शुरू होगा, यू नो वेरी वेल, ड्रॉ करके दिखाते हैं। आपको कल भी डिस्कस किया था कि ये आप लोगों के पास एक सेल है, इसमें इस क्रोमोसोम के ऊपर भी आर लगा हुआ है और इस क्रोमोसोम के ऊपर भी आर प्रेजेंट है। तो जब ये वाला सेल अंडरगो करेगा मियोसिस को तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। एक सेल में आर आ जाएगा और दूसरे सेल में भी आर आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये दोनों आर एक ही तरह के हैं तो इसको मैं एक लिख सकता हूं। ये मैंने आपको कल भी बात बताई थी
चूंकि दोनों आर एक ही तरह के हैं तो मैं उससे वंस यानी कि एक दफा ही लिखूंगा, गुजारा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, अब सिर्फ यहाँ पे स्मॉल आर था, एक भी स्मॉल आर चला गया, दूसरे में भी स्मॉल आर चला गया, और चूंकि दोनों स्मॉल आर एक ही तरह के हैं तो मैं इसको एक दफा लिख सकता हूं, राइट। तो यही उसने बोला कि किसी इंडिविजुअल में जीन्स की 2 कॉपीज होती हैं, लेकिन गैमेट्स बनने के टाइम पे उसमें से सिर्फ एक कॉपी आगे जाती है, किसमें, एक सेल में, और दूसरी कॉपी जाएगी दूसरे सेल में। यू कैन सी ओवर हियर। अगर वो दोनों सेम हुई तो मैं एक दफा लिखूंगा, और अगर दोनों डिफरेंट हुई तो मैं दोनों लिखूंगा, राइट। अब बात ये थी कि ये दोनों अलील्स सोमैटिक सेल में इकट्ठी रहती हैं, लेकिन गैमीट्स बनते वक्त क्या हो जाती हैं, अलहदा अलहदा हो जाती हैं। These particular you can say copies, they stay together in F1. F1 में इकट्ठी हो जाती हैं, but do not mix with each other, don't intermingle with each other, don't affect or destroy each other. बिल्कुल पीसफुली दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला जीन, ये वाला अलील कैपिटल आर एब्सोल्युटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा और कैपिटल आर उसको भी कुछ नहीं कहेगा। कैपिटल आर आपको पूरा शो करवाएगा, पूरा डोमिनेट करेगा, और ये बिल्कुल सबमिसिव होकर उसके हर बात को मानेगा। लेकिन जब अलग होने का मौका आएगा तो स्मॉल आर अपने आप को पूरा शो करवाएगा और कैपिटल आर भी अपने आप को पूरा शो करवाएगा। इस पर्टिकुलर लॉ की ये रूह है, ये एसेंस है, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं। दोबारा सुनिएगा कि अगर हम 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को आपस में मिलवाते हैं तो उनके सोमैटिक सेल्स में हर जीन की हर अलील की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो वो सेपरेट हो जाती, आधी आधी हो जाती हैं, ठीक है, और फिर वो दोबारा से कब मिल जाती हैं, F1 में, और वो इस तरह रहती है कि दूसरे को डिस्टर्ब, इंटरमिंगल, मिक्स या डिस्ट्रॉय नहीं करती। फिर क्या होता है, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 को ऑब्टेन करने के बाद इन पर्टिकुलर सीड्स को ऑब्टेन किया, उसे दोबारा से क्या किया, सॉइल में बो दिया, वेट किया, अगले प्लांट आए तो फिर दोबारा देखा कि अब कैसे सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या हुआ। जब उसने F1 को F1 से क्रॉस कराया तो इसका मतलब ये है कि अब कैपिटल आर स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर स्मॉल आर से ही क्रॉस कराऊंगा, राइट। ओके, आई हैव मिस्ड वन थिंग, कैन एनीबॉडी गेस? यस, कि मैंने इसका रिजल्ट नहीं लिखा, डेफिनेटली मैंने रिजल्ट लिखा, तो आई शुड इरेज इट एंड आई शुड राइट इट्स रिजल्ट, देन आई शुड गो अहेड बिकॉज इट इज अ सेट प्रोटोकॉल। तो मुझे यहाँ पे इसको इरेज कर देना चाहिए और लिखना चाहिए यहाँ पे रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ F1? तो आपको याद है हमारा क्या प्रोटोकॉल था कि हम हमेशा फिनोटाइप पहले लिखते हैं और जीनोटाइप बाद में लिखते हैं। यही यहाँ पे करेंगे। रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट? फिनोटाइप। कौन बताएगा आप में से कि फिनोटाइप का रिजल्ट क्या आंसर है? बिल्कुल, मुझे एक आवाज आ रही है कि सर चूंकि यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स एक ही तरह के हैं, उनमें एक ही जेनेटिक मेकअप आ रहा है, तो हम लिखेंगे 100%। बिल्कुल, मैंने कल ऐसी बात बताई थी कि इट इज 100%। कैसे? राउंड। क्यों राउंड है? बिकॉज कि कैपिटल आर इज एब्सोल्युटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर इज कंट्रोलिंग राउंडनेस, तो राउंडनेस अपने आप को शो करेगी। ये स्मॉल आर रिसेसिव जीन है, वो रिंकल होने का जीन है, वो अपने आप को शो नहीं करेगा। तो सारे के सारे सीड मुझे राउंड नजर आएंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे कल सारे के सारे प्लांट्स टॉल नजर आए थे। अब कैसे नजर आ रहे हैं सीड? सारे के सारे राउंड नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 100% राउंड, 100% राउंड, राइट। फिर हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं इसका जीनोटाइप का रिजल्ट। तो जीनोटाइप के एतबार से ये सारे के सारे पौधे 2 अलीज रखते हैं और ये दोनों अलीज मुख्तलिफ तरह की हैं। इसे मुझे कहना पड़ेगा कि ये हेट्रोजाइगस है। लिखूंगा कि दे आर 100% हेट्रोजाइगस राउंड, 100% हेट्रोजाइगस राउंड ऑर्गेनिजम्स। अब हम क्या करेंगे कि मेंडल की तरह से अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर हम F1 को F1 से क्रॉस कराएं तो मेंडल साहब को क्या मिला और उन्होंने इवेंचुअली क्या डिपेक्ट किया या बताया। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करवाएंगे क्रॉस F1 का F1 से। कैन एनीबॉडी गेस कि व्हाट इज मेंट बाय क्रॉस? मैंने कल बोला था
a marriage or reproductive connection between the two organisms. तो हम F1 से जो plants obtain हुई हैं उनको F1 से ही क्रॉस कराने वाले हैं. Can anybody give me the genetic makeup of F1? Excellent. Capital R, small r. तो जब मैं कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस कराता हूं कैपिटल R स्मॉल r के साथ, तो ये बेसिकली क्या है, F1 इंटू F1. आपको याद होगा मैंने कल ये बात कही थी कि इसकी जीरो टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जीरो टाइप लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज कि F1 के रिजल्ट में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, राइट. चूंकि मैं F1 की तमाम एट्रीब्यूट्स फिनोटाइप के और जीनोटाइप के पीछे डिस्क्राइब कर चुका हूं, लिहाजा उसको यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट. अब क्या करेंगे, अब हम इस ऑर्गेनिज्म के क्या बनाएंगे, गैमेट्स. मींस F1 के गैमेट्स किस तरह के होते हैं, तो आंसर इज समथिंग लाइक इट, गैमेट्स ऑफ F1. F1 के गैमेट्स किस तरह के होंगे. पहली बात, सेल पकड़ते हैं और सेल को ड्रॉ करके देखते हैं. सिंपल, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म का सेल है, जाहिर है जो इसका सेल होगा वही इसका भी सेल होगा बिकॉज बोथ आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल. तो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, और ये मेरे पास दूसरा क्रोमोसोम है उस पर लिखा हुआ है स्मॉल आर. तो जब ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, दैट इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन. तो उसके रिजल्ट में ये सेल दरमियान से डिवाइड हो जाएगा और एक सेल के अंदर कैपिटल आर आ जाएगा और एक सेल के अंदर स्मॉल आर आ जाएगा. अब चूंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट किस्म के हैं, कल का लेक्चर याद करें, आज फिर दोबारा इन्फोर्स कर रहा हूं, अभी पहले भी बताया था आप लोगों को कि अब चूंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो मुझे दोनों लिखना पड़ेंगे, अब एक लिखने से गुजारा नहीं होगा. लिहाजा मैं क्या करता हूं कि मैं इस जगह में लिखता हूं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. एनी मिस्टेक? एक्सीलेंट, वेरी गुड. क्या इसके बाहर सर्कल प्रेजेंट नहीं है, यहां भी सर्कल लगाना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी. नाउ इट्स ओके, अब ये बिल्कुल ठीक है कि अब ये चारों गैमेट्स मेरे पास बन गए. मैंने आपको बोला था कि अब हम क्या करवाएंगे, इनकी फर्टिलाइजेशन को आपस में मिलाएंगे. तो व्हाट आर द चांसेस, यू नो, याद रखें ये बात, जेनेटिक्स इज नथिंग अदर देन द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी. वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट क्लेम. बात समझ आई. तो प्रेडिक्शन क्या क्या हो सकती है, चांस ये है कि ये वाला कैपिटल आर इस कैपिटल आर से मिल जाए. अगर ऐसा हुआ तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा कैपिटल आर कैपिटल आर. और अगर ये वाला कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलेगा, पहले मैंने 1 को 1 से मिलाया, अब मैं 1 को 2 से मिला रहा हूं, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट. अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं दूसरे को 1 से मिलाऊंगा. पहले मैंने 1 को 1 से मिलाया, फिर 1 को 2 से मिलाया, अब मैं 2 को 1 से मिला रहा हूं. जब मैं 2 को 1 से मिलाऊंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर. लेकिन आपको याद रखिए मैंने क्या बात कही थी कि हम अदब करने वाले लोग हैं, हम कैपिटल आर को पहले लिखते हैं और स्मॉल आर को बाद में लिखते हैं. हालांकि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ऐसे, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज अ जीन इंटरेक्शन. कैपिटल आर इज ईदर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड, इफेक्ट इज द सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राउंड ही प्रोड्यूस होगा. लेकिन एक सेट प्रोटोकॉल, एक तरीका है, एक सलीका है, एक उसलूब है, उस तरीका या उसलूब के मुताबिक हम अदब करने वाले लोग कैपिटल आर को पहले लिखते हैं. दैट्स इट. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर, नो डिफरेंस एट ऑल. लास्ट क्या बनेगा मेरे पास कि 2 से मिल जाए तो क्या बनेगा, स्मॉल आर, राइट. ऐसा करते हैं, इसके बाहर लगाते हैं ब्रैकेट और बताते हैं कि ये बच्चे बचूंगड़े किसके हैं, F1 के हैं. तो क्या कहलाएंगे, F2. ये सेकंड फीलियल जनरेशन है, सेकंड फीलियल जनरेशन. क्या करेंगे, आदत से मजबूर लिखेंगे, रिजल्ट किसका लिखेंगे, F2 का, रिजल्ट ऑफ F2, राइट. क्या नजर आया मुझे, क्या लिखूंगा पहले, वेरी गुड, फिनोटाइप. तो फिनोटाइप के एतबार से इसके पास कैपिटल आ रहा है, बिल्कुल है, इसके पास है, यस, इसके पास भी है, यस. तो तीनों कैसे होंगे, राउंड वाले लिख रहे हैं, राउंड. फिनोटाइप के एतबार से राउंडेड सीड वाले प्लांट्स कितने हैं, 3. और जो रिंकल्ड सीड्स हैं वो कितने प्लांट्स हैं, 1. रिंकल्ड वो कितने मेरे पास, 1. तो रेशो क्या बनेगी, 3:1, 3:1. ये वही बात है जो हमने कल भी पढ़ी थी, राइट. अब लिखेंगे
इसका जीनोटाइप रिजल्ट और जीनोटिपिक रेशियो, जो मर्जी बात कर ली, जीनोटाइप या जीनोटिपिक रेशियो। पहला ऑर्गेनिज्म कैसा है? होमोजाइगस राउंड बिकॉज बोथ जीन्स आर अलाइक। नेक्स्ट टू आर हेट्रोजाइगस राउंड बिकॉज they are rounded in appearance but they don't have the same genes, rather they have one capital R and that is small r, तो ये क्या कहलाएंगे? heterozygous। so लिख रहे हैं हम लोग, number 1 is homozygous rounded, homozygous कैसे? rounded कितनी हैं? एक, right? और what are, how many are heterozygous rounded? तो आंसर इज 2। कितने हमारे स्टूडेंट्स? 2। और हाउ मेनी होमोजाइगस व्हाट? रिंकल्ड। आपको पता है मैंने बोला था कि मैं रिंकल्ड के साथ होमोजाइगस ना भी लिखूं तो खैर है, लेकिन लिखना जाहिर है अफजल है और बेहतर है, तो लिखना ही सही रहेगा। तो ये रेशियो मेरे पास क्या बनेगी? 1:2:1। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बताए हैं। आप इनमें से किसी कंट्रास्टिंग ट्रेट को क्रॉस कराएं, जैसे जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया, तो आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस बोर्ड पे चलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था माय डियर स्टूडेंट्स कि हम जब भी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को, it is the final, you can say, learning or outcome of the lecture, therefore please be attentive। मैंने आपसे बोला है कि आपके पास 7 contrasting traits थे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर में भी एपिकल, फ्लावर में भी एक्सिलरी, सीड में भी येलो, सीड में भी ग्रीन, सीड में भी राउंडेड, सीड में भी रिंकल्ड, पॉड में भी इन्फ्लेटेड, में भी व्हाट? constricted, pod में भी येलो, pod में भी ग्रीन, वट एवर, आप इसमें से कोई भी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लें, लॉ इसी चीज का नाम होता है कि अगर आप उसको बार बार एक्सपेरिमेंट की भट्टी में झोंकें तो रिजल्ट हमेशा सेम आए। इसीलिए ये लॉ है, इसीलिए हम इसे लॉ बोलते हैं, राइट? कि आप उन 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में से जब भी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को आपस में मिलाएंगे तो वो F1 पे इकट्ठी हो जाएंगी विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। लेकिन से हम जंप करेंगे अगले बोर्ड पर। लेकिन जब भी F1 के गैमीट्स बनने का वक्त आएगा तो वो एक दूसरे से दोबारा से सेग्रीगेट हो जाएंगी। ये लॉ है। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलहदा अलहदा हो जाना, जुदाइयां पड़ गई। फिर कहां ये दो कैपिटल आर स्मॉल आर इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन इस जालिम समाज में जुदाइयां डाल दी। अब कैपिटल आर एक सेल में चला गया और स्मॉल आर दूसरे सेल में चला गया। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जब भी आप दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को मिलाते हैं तो वो F1 में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन F1 के गैमेट्स बनते वक्त सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, जुदाइयां पड़ जाती हैं। एक अलील एक सेल में और दूसरा अलील दूसरे सेल में चला जाता है। फिर जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? अब वो दोबारा से अपीयर होंगे। किस में? F2 में। किस रेशो के साथ? फिनोटाइप की 3:1 के साथ और जीनोटाइप की 1:2:1 के साथ। मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास यहां पे 1000 सीड प्रोड्यूस हुए, माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर 1000 सीड प्रोड्यूस हुए, तो जब मैं 1000 सीड को 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 750 सीड इस तरह के आएंगे, राइट? और अगर मैं इसको करूंगा तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? लुक एट दिस कि जब मैं 1000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 250। आप कह सकते हैं कि सर आपने इसको 3/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है और यहां पे 1/4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो आंसर ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सीड जो मेंडल को हासिल हुए या आपको हासिल होगा ड्यूरिंग रिसर्च वो ये है 1000। मैंने ये देखना है कि 1000 में से
इस रेशो के एतबार से 3:1 के एतबार से कितने इस तरह के होने चाहिए और कितने इस तरह के होने चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड नंबर। तो आंसर ये कि तीनों ने क्या होते हैं 4। तो मैं कह रहा हूं कि हर 4 में से 3 इस तरह के होने चाहिए और हर 4 में से एक सीड इस तरह का होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर मेंडल की स्टेटमेंट ठीक साबित होगी और रेशो बनेगी 3:1। तो जब हम लोगों ने सीड्स को जमा करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ भाई वाकई ऐसा ही है कि 300 के 750 सीड राउंडेड हैं और 250 सीड्स कैसे हैं रिंकल्ड हैं। तो बस साबित हो गया कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि वो 3:1 की रेशो से ही अपीयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाले हो जाए फॉर एग्जाम्पल 770 और ये हो जाए 230 तो इट इज वेरी क्लोज टू सेम रेशियो, नो डिफरेंस एट ऑल, राइट। तो इस थोड़ी सी स्लाइड चेंज को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, उसके लिए हम लोगों ने इसको 3:1 ही कहना है। या मैं ये कह दूं कि ये हो जाए फॉर एग्जांपल 730 और ये हो जाए 270, नो डिफरेंस, कोई नहीं, रेशो वही रहेगी 3:1। तो देखना ये है कि जितने भी सीड्स आप लोगों को ऑब्टेन होंगे उनमें से उनको आपने 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डोमिनेंट ट्रेट कंटेनिंग सीड आ जाएंगे। और जब आप उन्हीं टोटल नंबर ऑफ सीड्स को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिसेसिव ट्रेट बेरिंग सीड्स आ जाएगा, राइट। इन दोनों को आप सम करोगे टोटल नंबर ऑफ सीडी बनेगा 750 प्लस 250 इज इक्वल टू 1000। अगली बात यह है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका आंसर ये है कि इसके लिए मुझे क्या नजर आ रहा है 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 4। तो मैं लिखूंगा इसके नंबर फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्टेन्ड सीड्स का नंबर जो भी था उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x है फॉर एग्जांपल, उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से, क्योंकि इन चारों सीड में से एक सीड इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर होमोजाइगस जीन हो, मीन कैपिटल आर हो। वो क्या था कैपिटल आर वाला, वो ऐसा होना चाहिए। तो हर 4 में से एक सीड होमोजाइगस राउंडेड होगा। तो कैसे कि जब फॉर एग्जांपल यहां पे x किसके बराबर था 1000 के बराबर, 1000 के बराबर। तो जब मैं इसको इसे क्रॉस करूं तो क्या आंसर आएगा 250। तो अगर 250 सीड्स मेरे पास कैपिटल वाले होंगे तो क्या होगा, इसकी वैलिडिटी होगी, राइट। फिर हम देखेंगे कि इसका कैसे बनेगा, मेरे पास 1000 इंटू 2/4, यानी कि इन 4 में से 2 इस तरह के हैं, 2 कैसे हैं हेट्रोजाइगस राउंडेड हैं। तो फिर क्या बनेगा मेरे पास 500। तो 500 सीड्स ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस राउंडेड होंगे, मींस कैपिटल आर स्मॉल आर वाले होंगे। चलिए हेट्रो का एच काट देते हैं, सिंपल कैपिटल आर स्मॉल आर लिख देते हैं। और फिर 1000 में से होमोजाइगस या रिंकल्ड वो तो नजर आ जाएंगे हम लोगों को किस तरह के हैं, वेरी सिंपल, कितने होने चाहिए 1000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 250, राइट। अब उसने क्या किया, सिंपल सी बात है, इन चीजों को कलेक्ट किया, अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद रेशियो निकाल के देखिए कि क्या वाकई 250 है, ये वाकई 500 है और ये वाकई 250 है। इफ इट इज सो इट्स ओके। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास जितने भी ट्रेड्स हैं उनको आप जब भी टेस्ट करेंगे वो हमेशा 3:1 फिनोटाइप के पर सेपरेट होंगे और 1:2:1 के लिहाज से जीनोटाइप की बेस पे ग्रुप अप हो जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। जॉन कैकेट मेंडल ने F2 को F2 से क्रॉस कराया। जब उसने F2 को F2 से क्रॉस कराया मींस ही इज कंटिन्यूइंग द व्हाट सेम फ्लो। पहले आपको याद है उसने P1 को बीट करवा के F1 ऑब्टेन करवाए, फिर F1 को F1 से क्रॉस करा के F2 ऑब्टेन किया और फिर उसने F2 को F2 से क्रॉस करा के F3 ऑब्टेन किया, जिसके रिजल्ट में उसे पता चला कि अगर उनमें से 1/3 टाइप ऐसे हैं जो हमेशा क्या करते हैं राउंड हैं तो वो राउंडेड ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो होमोजाइगस राउंडेड सीड्स प्लांट्स थे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं 2 हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराता हूं मींस कैपिटल आर स्मॉल आर को
कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो उनका बिहेवियर वही होता है कि जो F2 में था, यानी कि वो 3:1 से सेपरेट होंगे इन द टर्म्स ऑफ फिनोटाइप, और 1:2:1 के रेफरेंस सेपरेट होंगे किस में, जीनोटाइप के लिहाज से, राइट। 1:2:1 के लिहाज से सेपरेट होंगे इन द टर्म्स ऑफ जीनोटाइपिक रेशियोज। तो इसका मतलब ये है कि आप रिसर्च को कंटिन्यू करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर इल्म के दरवाजे खोलता चला जाएगा। सेम इज अ केस हियर, अगर उसने ये फाइंड किया कि इस पर्टिकुलर F2 के अंदर ये वाला रिंकड ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आया, क्या उसने सोचा, उसने तफक्कर किया, ही हैड अगेन अ थिंकिंग ब्रेन ऑन द शोल्डर, उसने सोचा कि ये अपीयर दोबारा कैसे हो गया। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता था कि जब यहाँ से भी स्मॉल आर आए और यहाँ से भी स्मॉल आर आए। अब सोचना ये है कि क्या इसकी एप्लीकेशन हमें सोसाइटी में क्या भी नजर आती है, तो आंसर इज यस। क्या ऐसा पॉसिबल है, मिसाल के तौर पे कि एक फादर है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, और उनकी एक जाहिर है ज़ौजा मोहतरमा है, मीन्स उस बच्चे की मदर है, फॉर एग्जाम्पल का ब्लड ग्रुप है बी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस बेबी उनके यहाँ एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस हो जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, और जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, ओ वाला। एक और थिंकिंग पॉइंट आपको देके जा रहा हूं, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक फादर भी ब्लैक हो और मदर भी ब्लैक हो और उसके यहाँ एक फेक कलर वाला बेबी प्रोड्यूस हो जाए, राइट? आप ये सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपकी सोच वो 1886 वाले मेंडल की सोच के बराबर है या अभी तक उससे बहुत पीछे है? इनके बारे में बातें करेंगे आप लोगों के साथ कल। सोचते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेंडल की सोच के बराबर सोच के हामिल हुए हैं 200-250 साल के बाद, या अभी भी आप उनसे बहुत पीछे हैं इस पर्टिकुलर थिंक पॉइंट पे। और इस मोटिवेशन के साथ या इस प्रॉमिस के साथ कि इंशाल्लाह हम कल आप लोगों से टेस्ट क्रॉस के बारे में बातें करेंगे। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज। और हमेशा कहता हूँ अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और जब कभी नमाज पढ़े हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आई वॉन्ट टू से यू गुड बाय।